हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों हमें एक खबर सुनने को मिल रही थी जहां पर बिहार के अंतर्गत जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अब इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं कि राज्य में तो शराब पर प्रतिबंध था, फिर उसके बावजूद कैसे लोगों ने इस तरह की जहरीली शराब पी ली, या लोगों की उस शराब तक पहुंच कैसे बनी, या फिर शराब पीने का अधिकार क्या किसी व्यक्ति को मूलभूत रूप से प्राप्त है, वह शराब पी सकता है। एक बात यह भी सामने आ सकती है कि शराब पीने वाले विषय को लेकर के संविधान क्या कहता है। क्या संविधान में शराबबंदी को लेकर के कोई बात कही गई है, या शराब से संबंधित कोई विषय संविधान के अंतर्गत किसी भी अनुच्छेद में शामिल किया गया है। इन मुद्दों को आज के टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे। जो विषय है वह है शराबबंदी पर क्या कहता है भारतीय संविधान। तो भारत के संविधान में किस तरह से इस विषय को लिया गया है, संविधान किस तरह के निर्देश देता है या आदेश देता है। इसके अलावा उन मुद्दों को भी देखेंगे कि किन किन राज्यों में शराब को लेकर के प्रतिबंध लगाया गया है, कौन कौन से राज्य ऐसे हैं कि शराब को लेकर के किसी पूर्ण प्रतिबंध की बात करते हैं या आंशिक प्रतिबंध की बात करते हैं। जिन राज्यों ने प्रतिबंध नहीं लगाया है उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस विषय को लेकर के क्या है, या फिर उन्होंने इस विषय पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। इस तरह के मुद्दों को देखते हैं। न्यूज है व्हाई डू सम इंडियन स्टेट्स बैन अल्कोहल, व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स। तो क्यों भारत के कुछ राज्यों ने जो शराब है उस पर प्रतिबंध लगाया है और इसके क्या प्रभाव हमें देखने को मिले हैं। चर्चा क्यों की गई है इस विषय को थोड़ा सा और देख लेंगे। संवैधानिक स्थिति को जानेंगे जो मूल रूप से जरूरी है आज के विषय के अंतर्गत हमारे लिए समझना। किन किन राज्यों में शराबबंदी की बात की गई है, किन राज्यों में ऐसी बात नहीं की गई है और नहीं की गई है, क्यों नहीं की गई है, इसका क्या प्रभाव हो सकता है सकारात्मक और नकारात्मक। इसके अलावा एक प्रश्न भी आप सॉल्व करने का अभ्यास करेंगे जो कि मेंस का सवाल रहेगा। इस विषय के इतिहास को थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यह विषय किस पेपर के अंतर्गत पूछा जा सकता है, तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 मेंस के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जीएस पेपर 2 में जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कल्याणकारी नीतियां, ठीक, संवैधानिक प्रावधान, सामाजिक न्याय, ये 3 सेक्शन आ जाएंगे और इसका ही संबंध फिर जब आप जोड़ देंगे आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत तो फिर आपका आर्थिक विकास वाला सेक्शन भी इससे जुड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चर्चा क्यों की गई है, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बिहार के अंतर्गत यहां न्यूज में दिया हुआ है हुच ट्रेजेडी डेथ टोल माउंट्स टू 82 इन ड्राई स्टेट बिहार, और कुछ कई सारी बातें इससे संबंधित हमें देखने को मिल रही है। तो हुच एक शब्द है जिसका मतलब आप कह सकते हैं अवैध शराब या जहरीली शराब, जिसको पी करके कई सारे लोगों की मौत हो गई है। तो एक सवाल ये खड़ा हो सकता है कि तो बिहार में तो पहले से प्रतिबंध लगाया हुआ था, फिर कैसे इस तरह की घटनाएं घटित हो गई। बहरहाल आगे बढ़कर के शुरुआत पहले हम करेंगे संवैधानिक प्रावधानों से, फिर आगे बढ़ के देखेंगे कि क्यों ऐसी स्थितियां वहां पर हमें पनपती हुई दिखी, जबकि राज्य में मद्य निषेध नीति लागू है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं व्यावहारिक भाषा में कि शराबबंदी लागू है। दूसरा, शराब पर आधिकारिक प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ लोगों का आरोप है कि इस वजह से वहां पर लोग जो है ज्यादा से ज्यादा शराब के सेवन के लिए व्याकुल हो रहे हैं, और व्याकुल होने के अलावा जो चूंकि शराब की उपलब्धता है नहीं, इसलिए कुछ ऐसे लोगों से शराब खरीद रहे हैं जो कि अवैध रूप से उसकी बिक्री कर रहे हैं, और इसी दौरान फिर जो जहरीली शराब है उसको भी सस्ती कीमत पर बेचे जाने के दौरान लोगों ने उसको खरीदा और उसका सेवन किया। तो कह सकते हैं कि फलती फूलती भूमिगत अर्थव्यवस्था की स्थितियों की बात है और नकली शराब की बिक्री की बात दोनों आपस में जुड़ती है, जिसको लेकर के ऐसी बात आई है। अब संविधान क्या कहता है इसको लेकर के, तो भारत में जो शराब बिक्री वाली बात है, शराब पर प्रतिबंध की बात है, वो अभी से शुरू नहीं हुई है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि केवल बिहार ऐसा राज्य है जहां में शराबबंदी दिखती है या कुछ राज्य हैं। इसका इतिहास काफी लंबे समय से हम जोड़ करके देख सकते हैं, और संविधान में अगर आप देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ये हिस्सा है। इसके अलावा गांधी जी भी शराब सेवन को अच्छा नहीं मानते थे। उनकी कुछ कोटेशंस हैं, यानी हम कहें प्रमुख गांधीवादी सिद्धांतों में भी शराब का सेवन अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा है अ स्नेक कैन ओनली डिस्ट्रॉय द बॉडी बट द कर्स ऑफ ड्रिंक करप्ट्स द सोल विद इन। यानी हम कह सकते हैं कि एक सांप का दंश, यानी एक सांप का काटा हुआ केवल शरीर को खराब करता है, शरीर को नष्ट करता है, लेकिन शराब का सेवन हमारी आत्मा को ही दूषित कर देता है। ये कुछ ऐसी बात कह रहे हैं। तो जब हम देखेंगे संविधान के अंतर्गत, तो संविधान का भाग 4 यानी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, यहां पर हमें दिखाई देगा कि अनुच्छेद 47 में, याद रखिएगा इस अनुच्छेद को, ये आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, और अगर नहीं पूछा जाएगा तो आपको इसे कोट कर देना है अपने उत्तर को लिखते समय, तो इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अनुच्छेद 47 क्या कहता है,
पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अब इसमें क्या कहा गया है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए और लोक स्वास्थ्य के सुधार के लिए प्राथमिक रूप से कदम उठाएगा, इसको अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। यानी उनके पोषण का स्तर बेहतर हो, उनके जीवन का स्तर बेहतर हो और उनके स्वास्थ्य का स्तर बेहतर हो, ताकि वो बेहतर तरीके से कार्य कर सके। इसके अलावा इसी में आगे कहा गया है कि राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। यानी राज्य ऐसे प्रयास करेगा जहां पर किसी भी तरह के मादक पेय पदार्थ और ऐसे पदार्थ जो कि नुकसानदायक हो सकते हैं, ऐसे कोई भी मादक द्रव्य हो सकते हैं, कोई औषधि हो सकती है जिससे किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान हो, वह नशे की स्थितियों में चला जाए, तो इनको क्या करेगा, प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा, इनके उपभोग को रोकेगा और केवल औषधीय प्रयोजनों के लिए इनको छोड़ देगा। यानी अगर किसी औषधि के रूप में उसका सेवन करने की आवश्यकता है वो कर सकता है। यहां पर क्या कहा गया है, प्रयास करेगा। और ये कहां कहा गया है, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत। इसका मतलब आपको पता ही है कि राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत केवल निर्देशित है, निर्देश के रूप में संविधान के अंतर्गत कहे गए हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, एक तरह का लक्ष्य निर्धारण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संविधान क्या कह रहा है, संविधान शराब को एक अवांछनीय बुराई के रूप में देखता है जिसे नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। यह संविधान मूलभूत बात कहता है। अब आए राज्यों के अंतर्गत कि जब कानून बनाने की बात आएगी तो संविधान ने तो ऐसे निर्देश दे दिए कि इनको प्रतिबंधित करना चाहिए या इनके प्रतिबंध के प्रयास करने चाहिए। तो ये जो विषय है संविधान की 7वीं अनुसूची में, एक राज्य का विषय है शराब। तो मादक शराब का उत्पादन, उसका निर्माण, उस पर कब्जा, परिवहन, खरीद और बिक्री के जो भी अधिकार होंगे राज्य के पास होंगे, केंद्र सरकार उससे संबंधित नियम नहीं देखेगा। तो राज्य इसके संबंध में अलग अलग राज्य अलग अलग स्तर पर कानूनों का निर्माण करते हैं। इसीलिए आपको दिखाई देगा कि अलग अलग राज्यों में जो कानून बने हुए हैं वे अलग हैं। कुछ राज्य शराबबंदी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जो आंशिक रूप से इसको प्रतिबंधित करते हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाते और उल्टा इसकी बिक्री को बढ़ावा देते हैं। तो एक सवाल ये हो सकता है कि किन राज्यों में इसका निषेध किया गया है। तो शराब की खपत और बिक्री के संबंध में सभी राज्यों के अलग अलग नियम हैं, जिसमें से कि किसी किसी में उम्र की आवश्यकता की बात कह दी गई है कि इतने उम्र के लोग ही इसका सेवन कर पाएंगे। किसी में ड्राई डेज को लिमिटेड कर दिया गया है कि इतने दिन बिक्री नहीं होगी, इतने दिन ही बिक्री होगी। कई तरह की मिली जुली बातें दिखाई देगी। अभी हमें 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी ऐसी दिखती है जहां पर पूर्ण रूप से निषेध किया गया है और बाकी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आंशिक निषेध है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई भी निषेध नहीं है। एक बार ये देख लें कि भारत के स्तर पर कहां पर कितना सेवन हमें देखने को मिल रहा है शराब का। तो 1 in every 6 men इन बिहार ड्रिंक एल्कोहल, यानी कि 6 में से 1 व्यक्ति बिहार में शराब का सेवन कर रहा था। ये 15 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों की बात है और ये सर्वे है 2019 से 2021 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अंतर्गत। इसमें अलग अलग राज्यों का दिखाया गया है कि कितने फीसद जो लोग हैं वो शराब का सेवन कर रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 14.5%, बिहार में 15.4%, पंजाब में 22.8%, गुजरात में 5.8%, महाराष्ट्र में 13.9%, आपको तेलंगाना में देखेंगे 43.4%, अरुणाचल प्रदेश में 52.6%। तो अलग अलग राज्यों का दिया है। ओवरऑल भारत का देखेंगे तो 18.7% का यह आंकड़ा बताता है 2019 से 2021 के दौरान। अब एक सवाल ये हो सकता है कि जब राज्यों में प्रतिबंध है तो कैसे बिक्री हो रही है। जैसे कि बिहार की बात करें तो बिहार में 2016 में जब सरकार आती है नीतीश कुमार जी की, तो वे शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के अपने वादे को पूरा करते हैं और प्रतिबंध लगा देते हैं। और समय जो सजा के नियम थे वो भी कड़े थे, यानी उल्लंघन होने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा सहित गंभीर दंडों का उन्होंने प्रावधान किया था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा हमें कई तरह की स्थितियां देखने को मिली जहां पर अवैध व्यापार जो शराब का है वह बढ़ता हुआ दिखने लगा। एक पैरेलल इकोनॉमी देखने को मिलने लगी जहां पर शराब की एक तरीके से छुपे हुए रूप में या अवैध रूप में उसकी बिक्री हो रही थी और कहीं ऊंची कीमत पर। और इसमें ज्यादातर जो लोग देखने को मिल रहे थे वो गरीब लोग ज्यादा शामिल थे, जिनको इस तरह की सजा के बाद उन आंकड़ों को देखा गया तो पता चला कि जिन लोगों की
इस तरह के संसाधनों तक सीमित पहुंच है वो ही इसके ज्यादातर नुकसान की स्थिति में बने हुए हैं। तो 2022 में उन्होंने निषेध कानूनों में एक संशोधन किया जिसके तहत पहली बार शराब पीने वालों के लिए गिरफ्तारी के बजाय जुर्माने की बात कह दी गई। इसका कारण ये भी था कि बिहार की जेलें पहले से ही बहुत ज्यादा भरी हुई है, बिहार की जेलों पर बहुत ज्यादा लोड है। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर केवल शराब पीता है, पहली बार ही पी रहा है, उसके बाद भी अगर उसको जेल भेज दिया जाएगा तो ऐसे में जेलों पर दबाव बढ़ रहा था। इसलिए जेलों पर दबाव कम करना, इसके अलावा विक्रेताओं और जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना सरकार का लक्ष्य था। तो इसको कुछ अलग तरह से उन्होंने डिजाइन किया। हालांकि इसका जो एक बड़ा नुकसान आपको देखने को मिलेगा, अभी हम आगे बात कर लेंगे, वो आएगा राजस्व के पहलू पर। ये एक बहुत बड़ा कारण के रूप में आपको जानने को मिलेगा जिसकी वजह से कई सारे राज्य इस पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, आगे हम देखेंगे। इसके बाद दूसरा राज्य है गुजरात, जिसने 1960 में अस्तित्व में आते ही इस पर शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। अब इतना लंबा समय बीत चुका है, इसमें कई तरह के शराब के कानूनों में संशोधन हुए हैं, जिसमें एक प्रमुख संशोधन 2009 में दिखाई देगा। जब नरेंद्र मोदी वहां थे तो उन्होंने विक्रेताओं या उत्पादकों के लिए मृत्युदंड की शुरुआत की थी, डेथ पेनल्टी लगाने की बात की थी यदि उनकी शराब पीने पर या नकली शराब की बिक्री से किसी की मौत हो जाती है तो उस व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाएगा जिसने इस तरह की शराब की बिक्री की है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रतिष्ठान जो कि आतिथ्य की सुविधाएं देते हैं और कुछ ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से शराब के लाइसेंस की व्यवस्था है वहां जहां पर शराब का सेवन किया जा सकता है। इसी तरह लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी को ध्यान में रखते हुए फिर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहां की संस्कृति ऐसी है कि वहां पर शराब पीना सही कार्य नहीं माना जाता। इसी तरह वहां पर एक द्वीप है बंगराम द्वीप नाम से, वहां पर एक बार और उससे संबंधित एक रिजॉर्ट में कानूनी रूप से शराब परोसने की अनुमति दी गई है। आप देखेंगे कि राज्यों में कहीं कहीं जहां भी छोटी मोटी ढील आपको दिखाई देगी उसका एक बड़ा कारण राजस्व और वहां का पर्यटन भी होगा। ठीक, इसी तरह मिजोरम में 2019 से शराबबंदी को फिर से लागू किया गया जिसे 2015 में निरस्त किया गया था। उसके पहले भी यहाँ पर 18 वर्षों तक शराबबंदी लागू रही थी। तो इसके सामाजिक लाभों को महत्वपूर्ण मानते हुए इस तरह की व्यवस्था की गई है। केवल सैन्यकर्मी और चिकित्सा आवश्यकता जिसको हो केवल उन्हें ही शराब के सेवन की अनुमति दी गई है, बाकी जगहों पर इसको प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह का एक उदाहरण नागालैंड के रूप में दिखता है। 1989 में नैतिक और सामाजिक कारणों से यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर भी इस तरह की डिमांड चल रही है कि कुछ ढील दी जाए नियमों में। सरकारों के ऊपर अक्सर यह दबाव देखने को हमें मिलता रहता है। तो आंशिक प्रतिबंध किन राज्यों में है, जैसे कर्नाटक में विशेष रूप से 2007 में देशी अरक पर प्रतिबंध लगाया गया ताकि देशी शराब के सेवन को थोड़ा सा रोका जा सके, उसके निर्माण को रोका जा सके। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो वर्धा और जिलों में शराब के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। मणिपुर में विष्णुपुर, इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम और थौबल जिले में निषेध है। तो कुछ क्षेत्रों में निषेध है, कुछ क्षेत्रों में निषेध नहीं है। कुछ ऐसे राज्य देखेंगे जहां पर निषेध है ही नहीं। क्या कारण है, अभी हमने चर्चा की, राजस्व की प्राप्ति, क्योंकि शराब से मिलने वाला राजस्व राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है। ठीक, तो शराब प्रतिबंध की घोषणा करना किसी राज्य के लिए अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कोई भी राज्य किसी भी तरह के अगर कार्यों को करना चाहेगा, चाहे वे जन कल्याणकारी कार्य हो या किसी तरह की योजना को लागू करने से संबंधित कार्य, वहां पर राजस्व या फिर धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक बड़े स्रोत को कोई भी राज्य खोना नहीं चाहता, राज्य नहीं चाहते कि उनके हाथ से राजस्व का एक इतना बड़ा स्रोत चला जाए। तो महाराष्ट्र का अगर आप उदाहरण लेंगे तो अप्रैल 2020 में जब कोविड के लॉकडाउन लगे थे तब राज्य शराब का राजस्व जो है 11,000 करोड़ रुपए देखा गया। फिर लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी गई तो मार्च में यह 17,000 करोड़ रुपए हो गया। तो आपको समझ में आएगा कि इसकी वजह से कितना ज्यादा वहां पर नुकसान हो रहा था। तो गिरावट के लिए शराब की दुकानों के बंद होने को जिम्मेदार माना गया। इसके अलावा तो जब लॉकडाउन चल रहे थे तब दिक्कत यही थी कि राजस्व में गिरावट आ रही थी। ऐसे में सरकार ने इसको एक आवश्यक सेवा के रूप में शुरू किया ताकि शराब की दुकानें खुल सके और वहां से राजस्व की प्राप्ति सरकार को हो सके, क्योंकि सरकार के आय के स्रोत में या किसी राज्य के आय के स्रोत में वैसे भी आर्थिक गतिविधियों के रुक जाने से बहुत ज्यादा रुकावट आ रही थी। तो एक सवाल यह हो सकता है कि शराबबंदी अच्छी है या बुरी है, क्योंकि राजस्व की प्राप्ति होगी तो कोई भी राज्य उसका उपयोग कहाँ करेगा, राज्य के लिए कल्याणकारी योजनाओं में या अन्य तरह के खर्चों में। लेकिन इसका जो दूसरा नुकसान है वह कहाँ हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के, लोगों के रोजगार को लेकर के।
इसके अलावा अगर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो एक समस्या ये भी है कि पैरेलल इकोनॉमी एक चलने लगती है। तो आइए इन्हीं मुद्दों को थोड़ा सा समझें। प्रभाव के रूप में जब हम देखेंगे समस्याओं को, तो समस्या है भूमिगत अर्थव्यवस्था के लिए एक अवसर शुरू हो जाता है कि लोग एक पैरेलल, चूंकि शराब की डिमांड हमेशा बनी रहती है, जो शराब पीना चाहता है वह शराब की मांग करेगा। राज्य में यह अवैध है, राज्य में इसकी बिक्री नहीं हो सकती, तो छुप करके फिर इसकी बिक्री शुरू हो जाती है। तो राज्य के नियामक ढांचे के बाहर शराब का वितरण शुरू हो जाता है। इससे क्या किसको लाभ मिलता है? संगठित अपराध समूह या हम कहें माफियाओं को मजबूती मिलती है, क्योंकि उनके पास डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब सरकार कोई दूसरा रास्ता वहां पर उपलब्ध नहीं है राज्य में कि लोग ले सके। इसके अलावा सस्ती शराब के नाम पर यहाँ पर नकली शराब की बिक्री भी शुरू हो जाती है। अभी नकली शराब क्या है, कभी इसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे कि ये किस तरह की शराब है जो कि शराब की तरह दिखती है लेकिन शराब होती नहीं। यहाँ पर बेसिकली छोटा सा डिफरेंस ये है कि एथिल अल्कोहल से बनी हुई शराब का ज्यादातर सेवन सही माना जाता है। यहाँ पर मेथिल अल्कोहल का जैसे इस्तेमाल होगा तो वह जहरीली और खतरनाक हो जाएगी। उसके कुछ दूसरे कारण है, उसको हम विज्ञान वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो राज्य को राजस्व का नुकसान और इसके पूरी तरह से चलन से बाहर करना भी असंभव कार्य लगभग दिखाई देता है राज्यों के लिए, क्योंकि चाहे वो बिहार हो या कोई भी और राज्य हो, वहां पर आपको छोटे मोटे लूप होल्स दिखाई देंगे। अब बिहार में बहुत ज्यादा कड़े प्रावधान किए तो गए थे लेकिन वो इतने ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए। सरकार को मजबूरी में नियमों में कुछ ढील देनी पड़ी, क्योंकि इससे समाज में अपराध का ग्राफ और अपराधियों का ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो राज्य के सामने दूसरा चैलेंज ये भी है। लेकिन फिर अगर क्या समस्याएं ही आ रही हैं या फिर कुछ लाभ भी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। जब इससे जुड़े कुछ अध्ययन को सामने रखा गया तब कुछ परिणाम हमें पता चले कि इससे घरेलू दुर्व्यवहार या घरेलू हिंसा में कमी दर्ज की गई है। हालांकि कुछ और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक सामान्य कारण के रूप में इसको भी माना गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह मजदूर वर्ग से आता है, अगर वह शराब पी करके शराब का सेवन रोज करेगा तो इससे उसकी पॉकेट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक, इससे एक समस्या क्या है, उसके आर्थिक स्तर पर गिरावट। दूसरा, जब उसकी आर्थिक स्थितियां खराब होंगी तो उसका मानसिक स्तर और खराब होगा। दोनों ही कारण कंबाइन होकर के घरेलू हिंसा या घरेलू स्थितियों को खराब करने वाली स्थिति में ले जाते हैं। दूसरा, इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा किसी भी परिवार के, क्योंकि आर्थिक स्थितियां खराब होने से या फिर शराब पर पैसे खर्च करने से, यदि वह परिवार पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में है, मजदूर या कृषक वर्ग से आता है, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर के माहौल का फर्क फिर उनके आने वाले भविष्य को भी प्रभावित करेगा। तो इस तरह के मुद्दे को महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा बना करके भी भारत के अंतर्गत देखा जाता है। जैसे कि बिहार में यह जो मुद्दा था, महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा था, सरकार ने वादा किया था, उसके बाद ही उन्होंने शराबबंदी को लागू किया। एक रिपोर्ट है यौन हिंसा अनुसंधान पहल इनकी, इन्होंने रिपोर्ट में बताया कि 2016 में निषेध लागू होने के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर और घटना में गिरावट भी देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ प्रकार के जो अपराध हैं वहां पर भी मामूली सुधार हुआ है। ऐसी रिपोर्ट यूएस के अंतर्गत भी देखने को मिलती है, जहां पर शराब पीने में जब गिरावट लाई जाती है किसी भी तरह के नियम के जरिए, तो वहां पर जो सामाजिक स्तर पर होने वाले अपराध हैं उनमें भी गिरावट आनी शुरू हो जाती है। और ये एक बड़ा कारण आप मान भी सकते हैं, क्योंकि शराब पीना अपने आप में बेहतर नहीं माना जाएगा। शराब पीने के बाद अगर व्यक्ति कई तरह के कार्य कर सकता है, गाड़ी चलाता है, वहां पर कई तरह की समस्याएं होती हैं, उसके खुद के स्वास्थ्य को नुकसान होता है, उसको आर्थिक नुकसान होता है, उसको मानसिक नुकसान होता है, उसको शारीरिक नुकसान होता है। ऐसे में दोनों तरफ की स्थितियां फिर हमें देखने को मिलती हैं। इसमें कुछ और बीच का रास्ता निकालने की संभावना बनती है, जहां पर पूर्ण निषेध यदि करते हैं तो पैरेलल इकोनॉमी वाली समस्या है, नकली शराब वाली समस्याएं हैं, लेकिन फिर नीतिगत स्तर पर इसका समाधान करने के प्रयास हमें करने होंगे, जहां पर एक मध्य रास्ता निकालना होगा, जिसके अंतर्गत वो लोग जो शराब से बहुत ज्यादा जुड़ते हैं, ये एक आप सुझाव के रूप में दे सकते हैं, वो लोग जो शराब बहुत ज्यादा पीते हैं उनका एक डेटाबेस कलेक्ट करके उनको काउंसलिंग के जरिए सुधारा जा सकता है, या फिर कुछ और तरह के प्रयास किए जा सकते हैं ताकि लोगों के बीच में जागरूकता बढ़े और लोग इस तरह की स्थितियों से बचें। साथ ही इस तरह के दंडात्मक प्रावधान भी रहने चाहिए ताकि पूर्ण रूप से इस तरह की पैरेलल इकोनॉमी को बढ़ावा ना मिले, साथ ही लोग पूरी तरह से खुलेआम इस तरह के सेवन में ना जुड़ पाएं। ठीक है, चलिए अब बढ़ें सवाल की तरफ। प्रश्न क्या है, भारत जैसे विकासशील देश में राज्यों द्वारा शराबबंदी लागू करना कितना कारगर साबित हुआ है? संवैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण कीजिए। तो आप 250 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर फ्रेम करने का अभ्यास जरूर कीजिएगा।
उम्मीद है आज के टॉपिक में आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।